हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर पहला क्लास 10 के निर्माण बैच के अंतर्गत हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसी दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। इसका अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। चौथा, कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? कार के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। छठा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम हैं। और अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी में है आर बराबर आई, ऑप्शन सी में है आई प्लस आर बराबर 90 डिग्री और ऑप्शन डी में है आर प्लस आई बराबर 60 डिग्री। तो इसमें से होगा ऑप्शन ए साइन आई बराबर साइन आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, मतलब एगो लेंस है जिसका क्षमता डायोप्टर एक डायोप्टर है और उसका फोकस दूरी पूछ रहा, तो इसका फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा, जबकि उत्तल लेंस है तो माइनस वाला तो कट गया साथ दोनों। और ऑप्शन है बचा ए और सी, तो हमेशा हम 100 सेंटीमीटर एक डायोप्टर का फोकस दूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभव है, मतलब कौन दर्पण और कौन लेंस होगा? -15 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं कि -15 रहेगा, तो माइनस में होता है अवतल, जो कि दोनों में ही लेंस में भी और दर्पण में भी माइनस से ही होता है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, प्रकाश के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है? हम जानते हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर आपस में बराबर होंगे, ऑप्शन ए होगा। 15 की ओर बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। अब 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसके बारे में हम लोगों ने कुछ भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी के पहला चैप्टर में तो नहीं है,
लेकिन बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर में ये जरूर है। ये क्वेश्चन पहला चैप्टर में गलती से टाइप हो गया, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी होता है, यह छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए होता है। यह ऑप्शन बी होगा। अम, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा अवतल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा जाके उत्तल। ऑप्शन बी में आभासी हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम 18 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि नहीं बदलती? मतलब प्रकाश के अपवर्तन होता है ना, उसमें से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसमें से आवृत्ति नहीं बदलेगी, कभी नहीं, प्रकाश के परिवर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? हम जानते हैं कि लेंस बनाने में प्रयोग मिट्टी का नहीं किया जाता है, जबकि प्लास्टिक, कांच, जल, इन सब से लेंस बनाया जा सकता है। मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में समान बनेगा, उत्तल में छोटा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वक्रता त्रि दो वक्र पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? मतलब जो दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ है ठोस माध्यम, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम ना ही तो गोलीय दर्पण कहेंगे, ना ही गोलीय लेंस, ना ही हम समतल दर्पण कहेंगे, और ना प्रिज्म कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? मतलब बाहर की ओर वक्रित गोलीय दर्पण को क्या कह सकते हैं हम? तो हम लोग उत्तल दर्पण को देखते हैं, जो बाहर से वक्रित होता है, मतलब बाहर की भाग उसको राजदीत होता है, मतलब रंगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मतलब जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसको हम ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किससे निरूपित किया जाता है? मतलब जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, उससे उसको हम किससे निरूपित या संकेताक्षर कहते हैं? जब वक्रता केंद्र को हम हमेशा सी से निरीक्षित या निरूपित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? मतलब जो किसी लेंस की क्षमता को पी और उसी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि पी और एफ में क्या संबंध है। तो पी बराबर 1/f, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता का सूत्र क्या होता है? जब किसी लेंस की फोकस दूरी
मीटर में रहता है तो उसकी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो सकता है? इसको हम एफ से भी एफ कहते हैं। फोकस दूरी एफ, इसका सूत्र एफ होता है, मीटर में होगा तब। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। दंत विशेष जो दांत को चेक करने वाला होता है, वह मरीज को दांत को बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो जानते हैं कि अवतल दर्पण हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण होगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मतलब जो पतला लेंस है उसका आवर्धक क्षमता कितना होता है? तो पतले लेंस की आवर्धक क्षमता कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटे लेंस की आवर्धक क्षमता कैसा होता है? मोटे लेंस की आवर्धक क्षमता, जब पतले लेंस की आवर्धक क्षमता कम होता है तब मोटे लेंस की आवर्धक क्षमता अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता होगा जो धनात्मक होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा होगी ऋणात्मक। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, मतलब जो प्रकाश सबसे अधिक किसमें जा सकता है? तो वो होता है निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है या वेग होता है। लेंस के लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या मात्र होती है 2। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा है डायोप्टर और चौथा है मात्रक विहीन। लेंस के जो होता है उत्पन्न आवर्धन, उसका एसआई मात्रक ना होता है, जो मात्रक विहीन होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में हमेशा प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर से बटा सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेंटीमीटर होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, ऑप्शन ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई ना। तो ऑप्शन बी होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है, जैसे कि जानते हैं कि साइन आई बराबर साइन आर होता है। वही चीज है कि आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण साइन आर, बराबर आपस में ही दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, मतलब जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है? किस लेंस की भांति वो कार्य करता है? तो वो हमेशा उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब जो साइड मिरर के रूप में क्या हम कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में हमेशा हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? ऑप्शन ए दुगनी होती है, आधी होती है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी चौगुनी होती है, ऑप्शन डी बराबर होती है। कैसी होती है? ऑप्शन बी आधी होगी। अब
अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रयोग में आपतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का मतलब जो आपतल दर्पण है उसको एक प्रयोग में बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर 3 गुना प्राप्त होता है और आवर्धन क्या उसका आवर्धन क्या हो सकता है। मतलब जब उसका पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा रहा है तो 3 गुना होता है, तो उसका आवर्धन क्या होता है। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी -1/1.5 और ऑप्शन डी +1.5। तो हमेशा होगा ऑप्शन ए, माइनस में कहा क्योंकि आवर्धन होगा, -3 होगा इसका आंसर। अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसको द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है। हमेशा ना मतलब कोई कोई स्थिति में बनाया जाता है दूसरा भी। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तो नहीं बनेगा और हमेशा आभासी भी नहीं बनेगा। वास्तविक और उल्टा, हाँ वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन डी तो गलती हो गया, आभासी और सीधा तो नहीं बनेगा। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम टॉर्च को देखेंगे तो उसका हेडलाइट और उसका आगे में जो लगा होता है कांच, और हेडलाइट के आगे में एक दर्पण लगा होता है, और वो जो बल्ब के जो बॉल है ना, टॉर्च जलने वाला चलाने वाला, उसमें भी देखेंगे ना तो एक दर्पण लगा रहेगा, उसको ही हम कहते हैं अवतल दर्पण, जो प्रकाश को फैलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों सीधी रेखा में गमन करती है, इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण क्या है, तो ऑप्शन ए देख सकते हैं छाया बनता है, ऑप्शन बी देखते हैं गहरा गहराना का लगना, ये भी हो सकता है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिले है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कोई कोई देखते हैं प्रकाश सीधा चलता है तो हम लोगों का छाया भी बनता है और ग्रहण लगता है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, उसी प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगी वह कैसा दर्पण होगा। जो प्रतिबिंब के आकार के बराबर वस्तु का आकार होगा वह होगा हमेशा समतल दर्पण। समतल दर्पण में सब सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात से होकर जब निर्वात से होकर जाने वाली प्रकाश किरण की चाल होती है। निर्वात से जब होकर प्रकाश जाती है तो उसका चाल बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र होता है क्या, 1/v+1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है। ऑप्शन ए अभिलाम की ओर झुक जाता है, ऑप्शन बी अभिलाम से दूर हट जाता है, ऑप्शन सी सीधे निकल जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा जाके बी, अभिलंब से दूर हट जाता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर हट जाता है, ऑप्शन बी में है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन सी है
सीधे निकल जाता है। ऑप्शन डी है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो जब जानते हैं हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा।